मैं आर्यन सर, आप सभी का अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं वह आप लोग देख रहे होंगे, ग्रीन बोर्ड पर लिखा गया है डीवीसी, जिसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसको दामोदर घाटी परियोजना के नाम से काफ़ी चर्चित माना जाता है। और यह परियोजना लगभग जितनी परीक्षाएं होती हैं वनडे एग्ज़ाम से लेकर बहु स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सब में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर बन जाता है इस परियोजना से। और इस परियोजना का जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है वह दामोदर नदी है। और इस दामोदर नदी को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दामोदर नदी, इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक, अब बंगाल का शोक बहुत सी परीक्षाओं में पूछ भी चुका है और आगे पूछा जाता रहेगा कि बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है। अब देखिए, अंग्रेजी में इसको रिवर ऑफ सारो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिवर ऑफ सारो या सारो ऑफ बंगाल। तो इन दो नामों से जाना जाता है। और जो नदी जिस क्षेत्र में अपने भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती है उस नदी को उस क्षेत्र का शोक के नाम से जाना जाता है। जैसे बिहार में कोसी को बिहार का शोक कहते हैं और अन्य स्थानों पर। अब हुआंगहो नदी एक चाइना में आप लोग जानते होंगे, तो वह नदी उस क्षेत्र में बाढ़ के लिए जानी जाती थी, तो उसको चीन का शोक के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से जो नदी, अब आप लोग जान गए होंगे कि शोक क्यों कहा जाता है, जो नदी अपने क्षेत्र में भयंकर बाढ़ों के लिए मशहूर होती है या कुख्यात होती है, उसी के लिए उसको भयंकर बाढ़ों के नाम से उसके क्षेत्र का शोक कहा जाता है। अब देखिए, इसको बंगाल का शोक कहने का प्रमुख कारण यह है कि यह नदी भयंकर बाढ़ तो है, लेकिन यह एक समयावधि के बाद हमेशा समयांतराल पर बाढ़ लाने के लिए मशहूर रही है। तो आपको बताएं, आपकी जानकारी के लिए, कि 1823 से लेकर 1943 तक लगभग 120 सालों में यह नदी लगभग 13 भयंकर बाढ़ों के लिए जानी गई। 13 बार बाढ़ इस क्षेत्र में आया। अब पीछे की बाढ़ों को आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो सन 1943 का बाढ़ है उसमें हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन था और वह अंग्रेजी शासन इस बाढ़ में किस प्रकार से अपना दमनात्मक व्यवहार यहाँ पर दिखाया भारतीयों के ऊपर, उसको आप लोग इतिहास में ज़रूर पढ़े होंगे कि 1943 का बाढ़ इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब बाढ़ों से जनता और सरकार दोनों को परेशानियां हो रही थी। तो इसी परेशानियों को लेकर अब समझ लीजिए कि लगभग 200 सालों तक यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर शासन किया, उपनिवेश बनाकर यहाँ के हर चीज़ों को लूटा और यहाँ की जो संसाधन थे उनको अपने हिसाब से प्रयोग किया और उपयोग किया और अपने यहाँ उसको ले जाकर कच्चे माल के रूप में हर चीज़ को अपने यहाँ संसाधित किया। लेकिन उन्होंने इस बाढ़ की निजात के लिए कोई योजना और कोई परियोजना नहीं बनाई और यहाँ की जनता उससे हमेशा नुकसान होता रहा, बार बार समयांतराल पर होता रहा। देखिए कि 120 सालों में लगभग 13 भयंकर बाढ़, 13 बार नहीं 13 बार भयंकर बाढ़ के लिए यह परियोजना जानी जाती है, यह नदी। अब इस बाढ़ से निजात पाने के लिए यहाँ की भारत सरकार, जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, तो भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए और साथ साथ ऊर्जा संपन्न बनाने के लिए विचार करने के लिए यह सरकार, तत्कालीन नेहरू सरकार जो थी, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुचर्चित जो परियोजना मानी जाती है, आप लोग जानते होंगे कि टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना। अब यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत सफलतम परियोजना रही है और अमेरिका जैसे विकसित देश में यह परियोजना वहाँ के जनता के लिए और सरकार के लिए बहुत सराहनीय रही है और अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरी, क्योंकि यह परियोजना शुरू में बहुत आलोचना का केंद्र रही है। इससे पर्यावरणीय और जो अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दे थे उनको बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन जब परियोजनाएं बनाई जाती हैं किसी क्षेत्र में तो दीर्घकालीन सफलता का परिचायक होते हैं और इन परियोजनाओं से आप
छोटे समय अंतराल के लिए सफलता नहीं देख सकते, यह आगे चलकर दीर्घकालीन सफलताएं प्रदान करती हैं। देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से सफलता प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार यह परियोजना अमेरिका जैसे विकसित देश से मॉडल के रूप में लाई गई और यहाँ पर संपूर्ण परियोजना का क्रियान्वयन के लिए इस परियोजना के जो समितियां और जो विशेषज्ञ समूह बनाए गए और उसको लागू करने के लिए और उसको बनाने के लिए कि किस प्रकार से इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त और रोग मुक्त और साथ साथ सिंचाई के उत्पादन बढ़ाने और वहाँ पर अन्य जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं उनको अच्छे ढंग से लागू करने के लिए तो यह एक कॉरपोरेशन बनाया गया जिसको डीवीसी के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे दामोदर वैली कॉरपोरेशन। अब देखिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो बना, जिसको हिंदी में कहेंगे दामोदर घाटी निगम। अब यह दामोदर घाटी निगम बना किस लिए? तो यह जो परियोजना लागू की गई दामोदर घाटी, इस परियोजना को किस प्रकार से लागू किया जाए, उसका अधिकार क्षेत्र क्या हो, उसका कार्य क्षेत्र क्या हो और परियोजना के तैयारी से लेकर क्रियान्वयन और साथ साथ संसाधन जुटाने से संबंधित संपूर्ण कार्य क्षेत्र को इस अथॉरिटी को दिया गया, जिसको डीवीसी के नाम से जाना जाता है। और यह बना कब? तो यह बना 1948 में। आप लोग जैसा कि देखते होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि सन 1948। तो इस वर्ष इस परियोजना की रूपरेखा बना दी गई और इस अथॉरिटी को डीवीसी को बना दिया गया। इस डीवीसी को इसलिए बनाया गया ताकि इस क्षेत्र में जो संबंधित समस्याएं हों, इसी अथॉरिटी से संपूर्ण समस्याओं का हल हो सके। और इस प्रकार यह परियोजना अपने वर्तमान रूप में आप लोग उस क्षेत्र में देखते होंगे। अब देखिए यह जो परियोजना का कार्य निर्धारण किया गया, अब इस कार्य निर्धारण के लिए सबसे पहले परियोजना के संपूर्ण लक्ष्यों को किस प्रकार से हम अपने एक एक कदम पर किस प्रकार से लक्ष्यों को टैकल करते चलेंगे। अब देखिए लक्ष्य जो बने, तो लक्ष्य प्रारंभ में किस प्रकार थे? अब प्रारंभ के जो लक्ष्य थे, सबसे पहला लक्ष्य यही था कि बाढ़ नियंत्रण किया जाए। अब बाढ़ नियंत्रण के लिए क्यों इतना जरूरी? अब आप लोग जानते होंगे कि यह नदी बंगाल का शोक कहती थी। अब उस शोक के कारण सबसे प्रमुख लक्ष्य जो निर्धारित किया गया वह बाढ़ नियंत्रण का ही निर्धारित किया गया। और दूसरा जो निर्धारित किया गया कि उस क्षेत्र का जो सूखा एरिया है उसमें नहर सिंचाई व्यवस्था लागू की जाए। नहर सिंचाई, अब नहर सिंचाई से जो वहाँ पर सूखा क्षेत्र है, छोटा नागपुर आप लोग जानते होंगे कि दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, अफवाह आप लोग जानते होंगे कि नदी, जैसे यह कोई नदी है, अब जिस क्षेत्र से उसकी सहायिकाएँ आकर मिलती हैं उसमें, तो उस क्षेत्र को जितने संपूर्ण क्षेत्र का जल उस क्षेत्र में आता है उसको उसका अफवाह क्षेत्र कहा जाता है। अब अफवाह क्षेत्र जो दामोदर घाटी का है, देखिए हिंदी में इसको कहेंगे अफवाह क्षेत्र। अब अंग्रेजी में इसका नाम है ड्रेनेज एरिया। अब आपको बताएं कि दामोदर घाटी की जो लंबाई है 5 से 41 किलोमीटर, कुल कितनी लंबाई है? 5 से 41 किलोमीटर। अब इस 5 से 41 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन जो अफवाह क्षेत्र है, इसका अफवाह क्षेत्र लगभग 24,235 वर्ग किलोमीटर है। अब आप लोग जानते हो वर्ग किलोमीटर कैसे लिखा जाता है, किलोमीटर लिख के इसे घाते 2 लगा दीजिए। तो अफवाह क्षेत्र इस नदी का 24,235 वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई 5 से 41 किलोमीटर है। अब देखिए यह नदी जो है, अब इसमें कई सहायिकाएँ हैं। अब उन सहायिकाओं को हम बताएं कि बराकर नदी उसकी सहायिका है, और बराकर नदी आप लोग जानते होंगे कई बांध बनाया गया है इस परियोजना में। बोकारो जो आप लोग जानते होंगे, बोकारो शहर, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बोकारो शहर किस महत्वपूर्ण राज्य में पड़ता है और यह बोकारो किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो बोकारो देखिए नदी का नाम है, उसी के नाम पर उस
जो वहाँ पर बनाया गया है, कौन सी संस्था, आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है कि यह बोकारो शहर इस नदी के नाम पे पड़ा है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में पड़ता है, और इसकी सहायिकाएँ हम आपको लिख दे रहे हैं कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदी, अब देखिए पहली जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम क्या है, बोकारो, और दूसरा जो प्रमुख है कोनार, और फिर अगला बराकर। तो दामोदर की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, बोकारो है, कोनार है और बराकर नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ उस क्षेत्र में हैं और इन संपूर्ण नदियों पर जो इसका अपवाद क्षेत्र है उसको संपूर्ण क्षेत्र में बांध बनाकर बाढ़ से निजात पाया गया और इन समस्याओं को नियंत्रित किया गया। अब देखिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे शुरू में, तो शुरू में कौन सा लक्ष्य, बाढ़ नियंत्रण का, फिर सिंचाई व्यवस्था की, सिंचाई बताए हैं आपको नहर प्रणाली से। अब देखिए जो नहर प्रणाली निकाली गई, अब जो लक्ष्य ये थे, यह लक्ष्य शुरू में थे, मतलब प्रारंभ में थे। अब प्रारंभ के लक्ष्यों के बाद अब तीसरा लक्ष्य यह था वह जल विद्युत। अब जब वहाँ पर आप बांध बनाकर नहर निकालेंगे तो जो पानी इकट्ठा करेंगे बांधों से, तो उस पानी को गिराकर टरबाइन के द्वारा आप जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। और फिर ताप विद्युत है। अब ताप विद्युत का उसमें क्या रोल आप लोग जानते होंगे, दामोदर घाटी जो है वहाँ पर कोयला प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ पर कई थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं और उन थर्मल पावर प्लांटों को काफ़ी जल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यह बांध उसमें सहायक होते हैं। अब देखिए यह जो संपूर्ण इलाका है, ऊर्जा आपूर्ति भी इसमें सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। अब ऊर्जा आपूर्ति आप लोग समझें कि इन सब चीज़ों के अलावा अब देखिए जल परिवहन भी हुआ। आप जो नहर प्रणाली निकालेंगे उससे आप जल परिवहन कर सकते हैं, और साथ साथ ये तो प्रारंभ में थे, लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन के साथ साथ अन्य भी समस्याएं अब आ रही थी, तो उन समस्याओं को जा रही थी उनको बाद में लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो अब देखिए उनमें कौन कौन से लक्ष्य हैं। देखिए मृदा संरक्षण, अब देखिए उस क्षेत्र में कटाव प्रमुख समस्या बनती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जल विद्युत उत्पादन के बाद जो जल था संपूर्ण उसको छोड़ दिया जाता था, तो उस क्षेत्र में कटाव, मृदा कटाव की समस्याएं होने लगी, जिसको मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। तो उसको टैकल जो आप कह रहे हैं, उसको मृदा अपरदन को कम करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए मृदा संरक्षण लागू किया गया। अब मृदा संरक्षण के बाद जो प्रमुख है मलेरिया उन्मूलन। अब देखिए जब कहीं बाढ़ आता है तो वहाँ पर जल जनित बीमारियाँ, मच्छर जनित बीमारियाँ बहुत तेज़ी से अपना प्रकोप फैलाती हैं, और अगर इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो ये महामारी का रूप ले सकती हैं। जैसे आप लोग कोरोना के बारे में जान चुके होंगे, तो यह मलेरिया उन्मूलन वहाँ पर। अब देखिए कहीं पर आप कोई भी परियोजना लेकर जा रहे हैं, अगर उसको सफलतापूर्वक लागू करना है तो सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य हर तरीके से उसको लागू करना पड़ेगा। अब हो सकता है आप सब कुछ सुनिश्चित कर लिए, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर वहाँ पर पिछड़ापन है तो आप उससे सफलता को नहीं भुना सकते, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। मलेरिया जैसी बीमारी अगर उस क्षेत्र में अपना पाँव अच्छे से पसार ली तो आप समझ लीजिए कि उसको निजात पाना बड़े बड़े संगठनों का भी काफ़ी हाथ पाँव फूल जाएंगे। तो इसलिए यह भी लक्ष्य उसमें निर्धारित किया गया। और जो दूसरा लक्ष्य यह बनाया गया कि मत्स्य पालन। अब देखिए इसके साथ साथ अन्य भी प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब मत्स्य पालन जो निर्धारित किया गया तो उस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए, सामाजिक खुशियाँ लाने के लिए और लोगों को खाद्य आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण जो भारत में खाद्य की समस्या है उससे भी निजात पाने के लिए वह मत्स्य पालन क्षेत्र लागू किया गया। और यह पर्यावरणीय अनुकूल है और यह छोटे से लेकर बड़े स्तरों पर सब जगह आवश्यक रूप से सभी को रोजगार दे सकता है। तो इस प्रकार से शुरू के और बाद के इन लक्ष्यों को लेकर इस परियोजना को रूपरेखा दिया गया। अब आप समझिए कि जो मृदा अपरदन का जो क्षेत्र है, अब देखिए पहाड़ी नदी है। अब पहाड़ी नदी जो पहाड़ से आती है तो काफ़ी अपरदन करती है और मैदानों में लाकर यहाँ पर पाट देती है। जो मैदानी इलाका है, अब मैदानी इलाका में पाट देगी अपने जल क्षेत्र में, वहाँ पर जो पानी जाने का रास्ता रहेगा तो वहाँ पर कटान से जो अपरदन, फिर उसके बाद वहाँ पर निक्षेपण होगा तो उससे बाढ़ होगा।
तो इसीलिए इन सब चीज़ों से, और जब बाढ़ आएगी तो मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां, अब आप जानते होंगे कि पानी से काफ़ी मच्छर जनित बीमारियां होती हैं। तो इस प्रकार से निचले इलाकों में, जब देखिए कि अब यह नदी है, अब नदी की ढाल, नदी ढाल का अनुकरण करती है। अब ऊपर को नदी जहाँ चलती है ऊपर कहते हैं ऊपरी, ऊपरी इलाका। अब नीचे निचले भाग, या उसको कहते हैं ऊपरी भाग, और नीचे वाले क्षेत्र को निचला भाग। अब देखिए निचले भाग में, अब ऊपर से पहाड़ी पर से नदी आ रही है, ऊपर से अपरदन करके लाएगी, नीचे निक्षेपण करेगी। तो नीचे जब निक्षेपण करेगी तो पानी का अवरोध होगा रास्ते का, और इस प्रकार से पानी आसपास के भागों में फैलेगा, तो इससे बाढ़ आएगी। अब जब बाढ़ आएगा तो पानी फैलेगा तो उससे मच्छर जनित बीमारियां होंगी, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ। तो इस प्रकार से इसको निजात पाने के लिए मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दूसरा प्रमुख चीज़ है कि जब यह नदी पर विभिन्न प्रकार के बांध बनाए गए, और फिर बांध बनाने के बाद नहरों की व्यवस्था की गई, तो जल हर जगह पहुंचा, जहाँ सूखा वाला क्षेत्र था वहाँ भी जल पहुंचा। तो इस प्रकार से मत्स्य पालन का बढ़ावा दिया गया, ताकि जो जल नहर प्रणाली से पहुंच रहा है, तो मत्स्य पालन आप पर्यावरणीय अनुकूल है, और साथ साथ खाद्य आपूर्ति की समस्या का भी निजात करता है। अब देखिए, तो इस जो परियोजना को लागू करने का विचार लाया गया, तो यह परियोजना जिस क्षेत्र में लाई गई उस क्षेत्र की प्रमुख आदिवासी यह इलाका है, आप लोग जानते होंगे छोटा नागपुर इलाका, दामोदर घाटी जो नदी है, उस क्षेत्र में काफ़ी जनजातियां हैं। उन जनजातियों में आप समझिए कि संथाल विद्रोह आप लोग जानते होंगे कि झारखंड इलाके में, तो संथाल, और यह नदी झारखंड से ही निकलती है। तो प्रमुख जो आदिवासियां हैं इस क्षेत्र में, हम आपको बताएं, आदिवासी जनजातियां संथाल, मुंडा, उरांव आदि। अब देखिए ये प्रमुख जनजातियां और भी हैं, लेकिन इन प्रमुख जनजातियां हैं, इन्हीं इसीलिए इनको यहाँ वर्णन करना। अब देखिए संथाल जो है, आप लोग जानते होंगे संथाल विद्रोह कब हुआ है, लगभग 1855-56 में, यह झारखंड इलाके में, और यह दामोदर नदी झारखंड से ही निकलती है। और मुंडा आप लोग जानते होंगे बिरसा मुंडा को, तो जो उलूगन विद्रोह हुआ मुंडा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, यह भी उसी क्षेत्र में हुआ है। लिख दे रहे हैं आपके, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। अब देखिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में यह विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को उलगन कहा गया। अब देखिए बिरसा मुंडा जनजाति नेतृत्व करता थे, इन्हीं के नाम पर सरकार ने जनजाति गौरव दिवस मनाने का संकल्प लिया। अब देखिए यह दिवस जो मनाने का संकल्प लिया, तो वह तिथि कौन सी है, तो 14 नवंबर को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसको विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो 14 नवंबर को सरकार जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प ली, और उरांव जनजाति इस क्षेत्र में पाए जाते। तो इन सब जनजातियों को इस परियोजना से यह डर लगा कि अगर यह परियोजना लागू की जाती है तो इससे हमारी जो अस्तित्व है उस पर समस्या आएगी, और साथ साथ हमारी जो मूलभूत यहाँ की आवश्यकताएं हैं उस पर इस कॉरपोरेशन जो डीवीसी है उसका अधिकार हो जाएगा, तो हम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। तो इस प्रकार इनके साथ भी सामंजस्य बैठाना, और साथ साथ सरकार के लिए यह मुश्किल घड़ी थी कि इन जनजातियों को बिना विस्थापित किए हुए, ताकि इस परियोजना की सफलता को हम पा सकें। अब आप जानते होंगे कि जो सरकार की प्रमुख समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए इस परियोजना को लागू करने का जिम्मेदारी डीवीसी पर आया। अब आपको बताएं कि जो यह नदी है, इस नदी की जो रूपरेखा है, किस प्रकार से यह नदी
और इस नदी की परियोजना में आपको बताएं कि 131.7 करोड़ रुपए लागू किए गए। और चरण कितने इस परियोजना के लिए बने? 2। तो कितने पैसे कुल कितने? 131.7 करोड़ रुपए कुल, और 2 चरणों में यह परियोजना क्रियान्वित की गई। अब सबसे पहले आप इस नदी को देखिए कि यह नदी किस प्रकार से है और किस प्रकार से इसकी सहायिकाएँ हैं, और यह नदी किस प्रकार बांध के रूप में और इस परियोजना के रूप में लागू की गई है। अब देखिए यह जो नदी बनाई गई यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी। अब यहाँ पर आगे नदी जब जाके मिलती है तो इसमें आती है हुगली नदी। इधर से हुगली नदी आ रही है, हुगली। अब आप लोग जानते होंगे हुगली नदी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। अब यह हुगली नदी है कहाँ? तो यह हुगली नदी जो गंगा नदी है उसमें से 2 भाग बन जाता है। एक भाग चला जाता है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में, और जो भारत में रहता है जिसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं, तो यह नदी दामोदर आकर हुगली की सहायिका नदी बन जाती है। अब देखिए इस दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 541 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र कितना है? अफवाह क्षेत्र आपको बता चुके हैं कि जो नदी जिस संपूर्ण क्षेत्र को जल लेकर मिलाती है अपनी सहायिका में या सागर में ले जाकर छोड़ देती है, उस क्षेत्र को उसका अफवाह क्षेत्र कहते हैं। तो 24,235 वर्ग किलोमीटर इसका अफवाह क्षेत्र है। अब ये देखिए जहाँ यह नदी मिलती है इसके 50 किलोमीटर उत्तर में कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह। अब देखिए ये दामोदर नदी है। अब इस नदी की सहायिकाएँ किस प्रकार से? अब ये देखिए ये जो सहायिका है यह सहायिका का नाम है बोकारो नदी। बोकारो नदी। अब बोकारो नदी तो इसी नदी पर बना जो बोकारो शहर है, जिसको हम आपके पूछे हैं कि आप बताइए कि यह शहर किस लिए प्रसिद्ध है और किस महत्वपूर्ण राज्य में पड़ता है। अब देखिए इसके उत्तर में आकर इसके आगे इसी नदी दामोदर से मिलती है, और यहाँ पर है हजारीबाग जिला, झारखंड का प्रमुख जिला हजारीबाग। और यहाँ पर जो नदी आगे है यह है कोनार नदी। कोनार नदी। इस नदियों को हमें इसलिए बनाना पड़ रहा है कि अभी इसके चरणों में जब हम बताएंगे कि इस चरण में कौन सा बांध किस जगह पर बनाया गया, तो उस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके उत्तर में एक नदी है जमुनिया। जमुनिया नदी। आप लोग अपने सुविधानुसार इस चित्र को बनाते रहिए साथ साथ, और हम अभी पूरा चित्र बनाने के बाद बगल में जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जहाँ न समझ में आए आप वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर है धनबाद। धनबाद आप लोग जानते होंगे किस लिए प्रसिद्ध है, और धनबाद की इधर है आसनसोल। आसनसोल तो यह प्रमुख है जो शहर हैं यहीं पर हैं। अच्छे से लिख दें आपको ताकि दिखता रहे। अब देखिए यहाँ पे जो नदी है ये नदी आके मिली धनबाद से आगे जो दामोदर नदी में मिलती है, यह है खुमान नदी। खुमान नदी। अब देखिए इस खुमान नदी के यहीं पास में है झरिया। अब झरिया आप लोग जानते होंगे कोयला का महत्वपूर्ण क्षेत्र है झरिया। अब इस खुमान नदी के उत्तर साइड में एक नदी जाके मिलती है बराकर नदी। अब जो ये बराकर नदी आ रही है, इस बराकर नदी की एक सहायिका और है, उसको कहते हैं उसूरी नदी। उसूरी नदी। अब इसकी सहायिका उसूरी नदी, और यह नदी है कौन सी? तो यह नदी है बराकर नदी। बराकर नदी। अब देखिए ये नदियां हो गई इस
दामोदर नदी की जो नदियां हैं संपूर्ण सहायिकाएँ हो गई। अब देखिए इस जो प्रमुख जो क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र जो है जहाँ से संपूर्ण पानी इस क्षेत्र में आ रहा है, तो ये इसका हो गया अफवाह क्षेत्र। तो यह जो संपूर्ण एरिया है वह कितना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है? 24,235। जो जिस संपूर्ण क्षेत्र का जल यह नदी ले जाकर अपने सहायिका या जो अपनी मुख्य नदी है या जहाँ पर समुद्र में मिला देती है, इसको उसका अफवाह क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर है कुल्टी। कुल्टी पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यहाँ पर है आसनसोल। आसनसोल। अब देखिए जब हम आपको बताएं कि यह परियोजना 2 चरणों में लागू की गई। अब यह नदी उत्पन्न कहाँ से होती है? तो यह नदी झारखंड, तत्कालीन जो बिहार था उसमें बाद में सन 2000 में बिहार से काट कर दक्षिणी इलाका झारखंड बना और झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलकर यह नदी देखिए पश्चिम से पूरब जा रही है, लेकिन यह बंगाल में पहुंचने के बाद यहाँ वर्धमान है, वर्धमान जिला पहुंचने के बाद यह नदी लगभग दक्षिण का रुख कर लेती है और यह जाकर हुगली में मिल जाती है। और हुगली नदी में जहाँ मिलती है उसके 50 किलोमीटर उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। बंदरगाह अब देखिए ये कोलकाता बंदरगाह है, यह छोटी नदी की है, तो इस कोलकाता बंदरगाह पर बड़ी जहाज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर छोटी ही जहाज़ें पहुंच पाती हैं क्योंकि यह नदी थोड़ी सकरी है। तो इस प्रकार से इस कोलकाता बंदरगाह पर बड़ी नदियों के न पहुंचने के कारण इस हुगली नदी पर एकदम सागर के तट पर जो प्रमुख बंदरगाह बनाया गया है वो हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। अब देखिए जो यह परियोजना 2 चरणों के लिए आई। अब इस परियोजना के लिए प्रथम चरण जो है, अब देखिए इसको बताएं कि पहले चरण में जो बनाया गया और पहला चरण यहाँ पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट चरण। आप लोग चाहे इसको देख लीजिए चाहे नोट डाउन भी करते चलिए कि अब जो पहले चरण की जो पहली कार्यप्रणाली निर्धारित की गई वह यह निर्धारित किया गया कि लगभग 204 मेगावाट। मेगावाट जानते होंगे आप लोग, यह विद्युत मापन की इकाई है। तो 204 मेगावाट की जल विद्युत गृह, जल विद्युत गृह। अब देखिए कितने विद्युत गृह और प्लस इसके साथ साथ 204 मेगावाट जो जल विद्युत गृह बनाया गया और इस जल विद्युत को ऐसा तो थोड़ी है कि डायरेक्ट बना दिया गया। अब इन जो 4 विद्युत गृह बनाए गए तो उसके साथ जो 4 बांध बने। अब देखिए वो 4 बांध कौन कौन से हैं, अब आप आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए लिख दे रहे हैं तो इन बांधों के द्वारा ही जल विद्युत उत्पन्न किया जाएगा। अब जो बांध बने हैं उनके नाम तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत हिल। कौन कौन से बांध हैं? तिलैया, कोनार, पंचेत हिल। कौन कौन से? तिलैया, कोनार, पंचेत हिल और मैथान, ये 4 बांध बने। अब देखिए अब आपको हवा में नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि तिलैया बांध। अब आप समझिए कि जो तिलैया और मैथान ये दोनों जो बांध बने हैं इस बराकर नदी पर बने हैं। कहाँ पे बने? बराकर नदी। अब आप लोग ध्यान देखते होंगे कि यहाँ पे बना तिलैया और यहाँ पे बना मैथान। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि तिलैया मैथान बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। देखिए ध्यान से, बराकर नदी पर ये दोनों बांध बने। अब देखिए जो पंचेत हिल और कोनार बांध बनाया गया है यह पंचेत पहाड़ी दामोदर के इलाके में, दामोदर नदी के इलाके में है पंचेत। यहाँ पर पंचेत पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के नाम पर पंचेत हिल बांध नाम दे दिया गया। और कोनार नदी आप लोग देख रहे होंगे कि इस कोनार नदी पर बांध बनाया गया। अब देखिए हम नदी के ऊपरी इलाके में क्यों बांध दर्शा रहे हैं, क्योंकि जो बांध बनाया जाता है यह ऊपरी भाग में बनाया जाता है, नीचे भाग में नहीं बनाया जाता है। अब ऊपरी भाग में इसलिए बनाया जाता है, फिर नदी
यहाँ पर जल इकट्ठा होगा तो वहाँ से तब उसके बाद टरबाइन पर जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन पर गिराया जाएगा और उस टरबाइन से डायनमो लगे रहेंगे और उसके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब देखिए जो जल विद्युत उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर जो बांध बना तो इस बांध, अब देखिए जलाशय बन गया। अब इस जलाशय से जो जलाशय बनेगा वहाँ से फीडर नहरें, फीडर नहर देखिए जहाँ पर नदी का पानी नीचे से उठाकर ऊपर डाला जाता है ऊपरी इलाके में, तो वहाँ पर फीडर नहर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऊपर से पानी नीचे लगाया जा रहा है तो उसको सहायक नहर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जानिए, ये चारों बांध हो गए प्रथम चरण में। और दूसरा, पहले चरण की ही जो दूसरी कार्य प्रणाली निर्धारित की गई। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि 957 किलोवाट, 957, अब देखिए यहाँ पर मेगावाट, ये किलोवाट है। अब 957 किलोवाट का 3 ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र आप लोग जानते होंगे कि कोयला से विद्युत उत्पादन के लिए केंद्र बनाया गया। अब ये केंद्र कौन कौन से हैं तो आपको बताएं कि बोकारो, दुर्गापुर। अब देखिए ये बोकारो जो पड़ता है यह झारखंड में और ये दुर्गापुर जो पड़ता है यह पश्चिम बंगाल में और आगे है चंद्रपुरा। अब जानिए कि इन ताप विद्युत केंद्रों के पास और विभिन्न सी योजनाएं हैं और विभिन्न से परियोजनाएं लागू की गई हैं। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में करिए कि बोकारो में क्या है, दुर्गापुर में क्या है। हम आपको बता दिए हैं किस किस राज्यों में पड़ रहा है। अब देखिए पहले ही चरण की तीसरी जो कार्य प्रणाली है, अब उसमें क्या निर्धारित किया गया। अब उसमें यह बताया गया कि 12 से 80 किलोमीटर की विद्युत ग्रिड। अब विद्युत ग्रिड ये क्या है, अब जैसे ताप विद्युत केंद्र हुआ, जल विद्युत केंद्र हुआ, तो यहाँ से जल जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसको उपभोक्ता केंद्रों तक पहुँचाने के लिए जो परियोजना और जो विद्युत लाइनें बिछाई गई तो उसको विद्युत ग्रिड के नाम से दिया गया। अब देखिए अब इसमें जो चौथी जो कार्यप्रणाली यह निर्धारित की गई कि लगभग 2500 किलोमीटर की सिंचाई नहर व्यवस्था बनाई गई। अब देखिए इस प्रकार से यह जो पहला चरण है यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको सहायता के लिए यह फिर बता दे रहे हैं कि पहले चरण में जो चारों प्रणालियाँ यहाँ पर लगी गई, तो पहले प्रणाली में 4 से 204 मेगावाट की जल विद्युत गिरी और जो जल विद्युत गिरी बनी 4 बांध बनाए गए, तिलैया, कोनार, पंचेत हिल और मैथान। तो तिलैया और मैथान पराकर नदी पर बने, कोनार बांध कोनार नदी पर, पंचेत हिल बांध पंचेत पहाड़ी है दामोदर नदी पर, वहाँ पर बने। और 3 विद्युत केंद्र बनाए गए, बोकारो, दुर्गापुर, चंदपुरा। बोकारो झारखंड में पड़ता है, दुर्गापुर, चंदपुरा पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार यह पहला चरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखिए अब दूसरे चरण को हम आपको समझाएं कि दूसरे चरण में इस संपूर्ण परियोजना में क्या क्या निर्धारित किया गया और क्या किस प्रकार से लागू किया गया। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दूसरा चरण। अब देखिए पहला चरण हो गया। अब दूसरे चरण में जल विद्युत शक्ति गृह जो बना। अब देखिए अब हाँ, और आपको ये बताएं कि यह परियोजना 2 चरणों में बनाई गई, 2 चरण। तो यह पहली पंचवर्षीय योजना में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, पहला चरण पहली पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान में बनाया गया। दूसरा चरण सेकंड पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान में बनाया गया। तो इस प्रकार से पहली परियोजना पहले पंचवर्षीय योजना में, दूसरी परियोजना दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए दूसरी जो चरण इस परियोजना का लागू किया गया तो उसमें जल विद्युत शक्ति गृह, इसका पहला जो कार्यप्रणाली है, जल विद्युत के और केंद्र बनाए गए। अब जब जल विद्युत केंद्र बना तो जहाँ जहाँ जल विद्युत केंद्र बनेगा तो वहाँ बांध भी बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर पुनः 4 बांध बने। अब जो 4 बांध बनाए गए, अब देखिए उन बांधों के नाम जो हैं, उन बांधों के नाम हैं लाल पहाड़ी, बोकारो, अय्यर और बरमो। कौन कौन से बांध हैं? लाल पहाड़ी, बोकारो, बरमो और चौथा बांध जो है
अय्यर बांध। कौन कौन से बांध बने? 4 बांध। जल विद्युत, जब जहाँ जल विद्युत का उत्पादन होगा बिना बांध के द्वारा नहीं होगा, आप लोग जान जाइए। लाल पहाड़ी। अब देखिए जो लाल पहाड़ी बांध बनाया गया है यह किस नदी पर बना? बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर पर। देखिए तिलैया के बाद मैथान, फिर लाल पहाड़ी। अब लाल पहाड़ी के बाद बोकारो बांध। अब देखिए बोकारो पर एक बांध बना था, यहाँ पर एक बोकारो बांध बना। फिर बरमो बांध। अब देखिए यह जो बरमो बांध बनाया गया है, अब इस बरमो बांध के द्वारा जमुनिया नदी पर और अय्यर बांध, ये जो बांध बनाए जा रहे हैं अब अय्यर बांध जो बना किस नदी पर? दामोदर नदी पर। तो दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध हुए? पंचेत और अय्यर। बोकारो नदी पर बोकारो बांध, यहाँ पर कोनार नदी पर कोनार बांध, बराकर नदी पर तिलैया बांध, मैथान बांध और लाल पहाड़ी। इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि जो बांध बनाया जा रहा है यह बांध नदी के ऊपरी इलाके में बनाए जा रहे हैं। अब इस पे अन्य जो परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन चल रही हैं, मांझिया जो बांकुड़ा का स्थान है, बांकुड़ा जिले में पड़ता है झारखंड के, तो उस जगह पर मांझिया नामक स्थान पर एक ताप विद्युत गृह अभी निर्माणाधीन स्तर पर है। और दूसरा मैथान जो देख रहे होंगे कि बराकर नदी पर मैथान है, इस क्षेत्र में एक गैस टरबाइन स्टेशन बनाया जा रहा है। अब इस गैस टरबाइन स्टेशन से जो इस क्षेत्र में गैस संचालन की व्यवस्था होगी उससे सफलता मिलेगी। अब देखिए बोकारो और कोनार नदी पर जो एक एक बांध बनाए गए हैं, तो इन बांधों के आपको बता दिए हैं। कोनार पर यहाँ पर है, बोकारो पर एक बांध। और दुर्गापुर जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल पर, वहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज से होता है कि वहाँ से नहरों के द्वारा जल उस शहरी क्षेत्र में पहुँचाया जाता है। उसके बाद देखिए अब इस जो परियोजना है, इस परियोजना को लागू करने के बाद अब ये पहले चरण क्या हुआ? दूसरे चरण का पहली कार्यप्रणाली। अब दूसरी कार्यप्रणाली यह निर्धारित की गई कि संप्रेषण, इसमें जो विद्युत ग्रिड है संप्रेषण लाइनों का यहाँ पर विस्तार किया गया। संप्रेषण लाइन विस्तार। अब देखिए पहली कार्यप्रणाली जल विद्युत 4 बांध और बनाए गए और दूसरा संप्रेषण लाइनों में विस्तार हुआ। अब ये दूसरा चरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए इस परियोजना के लागू करने के बाद जो सफलताएं मिली हैं, उन सफलताओं में देखिए मृदा संरक्षण पर काफ़ी सरकार हद तक काबू पाई। और दूसरा उस क्षेत्र में वन रोपण किया गया है। जो पहाड़ी इलाका था, नहर के प्रणाली विकसित करने के बाद वन रोपण किया गया। और साथ साथ मलेरिया उन्मूलन जो प्रमुख समस्या थी उस पर भी काफ़ी निजात पाई गई। और मत्स्य पालन काफ़ी हद तक बढ़कर इस क्षेत्र में आगे आया। अब देखिए बाढ़ प्रकोप का संपूर्ण निराकरण कर लिया गया। और इस क्षेत्र में देखिए यह क्षेत्र जो छोटा नागपुर, यह भारत का रूर, छोटा नागपुर जो पहाड़ी इलाका है, इस क्षेत्र अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब देखिए जो छोटा नागपुर का क्षेत्र कहा जाता है, यह भारत का रूर, क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश। अब रूर किस लिए कहते हैं? रूर का महत्व क्या है, अब आप उसको समझिए। कि छोटा नागपुर भारत का रूर अब देखिए छोटा नागपुर जो इलाका है यह 3-4 राज्यों में यह पड़ता है। झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ और छत्तीसगढ़। इस संपूर्ण इलाके में यह खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका है और यह पहाड़ी क्षेत्र है, तो इससे जब नदियाँ निकलती हैं वहाँ जल विद्युत और ताप विद्युत का काफ़ी उत्पादन किया जाता है। रूर, अब देखिए ये रूर जो नाम है, तो यह रूर जो क्षेत्र है यह जर्मनी में पड़ता है और यह संसाधन संपन्न क्षेत्र है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। संसाधन संपन्न, यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं और
जंगल और साथ साथ कोयला का खदान, महत्वपूर्ण खदानें हैं। तो इसके आधार पर इस क्षेत्र को भारत का रूट कहा जाता है। अब देखिए किसी की मॉडल जो सफलतम मॉडल होते हैं, सफलतम परियोजनाएं होती हैं, उसी के नाम पर मॉडल दिया जाता है। अब प्रश्न ये बनेगा कि दामोदर घाटी परियोजना किस परियोजना का मॉडल है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि टेनेसी घाटी परियोजना जो अमेरिका की बनाई गई है। वहाँ से विशेषज्ञ समूह आया था, आपको शुरू में बताया है, टेनेसी घाटी परियोजना का यह मॉडल है। और यह भारत का क्षेत्र, भारत के रूट्स के नाम से जाना जाता है। अब टेनेसी घाटी परियोजना कहाँ की परियोजना है? अमेरिका की परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना के बारे में क्या बताया है? इसकी लंबाई कितनी है दामोदर नदी की, और दामोदर की सहायिकाएँ कौन कौन सी हैं, और उन सहायिकाओं पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इस संपूर्ण वीडियो में दामोदर घाटी की परियोजना से संबंधित जितनी जानकारियाँ थी हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और जो गलतियाँ रह गई हों आप लोग उन गलतियों को क्षमा करिए। अगर हो सकता है तो आप अपने सहूलियत के अनुसार कमेंट कर दीजिए, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। और आप हमारे चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जो गलतियां हों उसमें काफ़ी सुझाव दीजिए। आपका सुझाव का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल का नाम आप लोग जान रहे हैं, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव हमें पसंद आता है तो हम उस सुझाव को ज़रूर शामिल करेंगे। और साथ साथ जो भी प्रमुख मुद्दे आपको समझने में या पढ़ने में कठिनाई हो रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। हम उस संपूर्ण मुद्दों को लेकर चलेंगे और जो प्रमुख है समस्याएं आपको आएंगी हम उसको हल करते चलेंगे। तो जय हिंद।